दोस्तों, कोचिंग घर की बाय अनुराग सर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पूरी ज्योग्राफी आपको कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी है और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिए। कम समय में सबसे जल्दी ज्योग्राफी कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, और देखिए कैसे करते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में है। ठीक है, क्षेत्रफल में हमारा स्थान 7वां है विश्व में। ठीक है, कुल क्षेत्रफल का कितना 2.4% है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में हमारा कितना है, उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध मतलब ये पृथ्वी है, तो उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है, और पूर्वी देशांतर में 68 डिग्री से 97 डिग्री। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब अगला देख लीजिए। भारत का उत्तर से दक्षिण बिंदु कितना 32-14 और पूरब से पश्चिम 29-33। भारत का दक्षिणम बिंदु ग्रेट निकोबार या इंदिरा पॉइंट के नाम। भारत का उच्चतम बिंदु इंदिरा कॉल या ठीक है, और पामीर की घाट भी कह सकते हैं। ठीक है, आप उसके बाद और पूर्वोत्तर बिंदु कौन, अरुणाचल प्रदेश का वांगलू, और पश्चिम बिंदु आपको पड़ेगा कच्छ का रण या सर्करिक रेखा। बात समझ में आ गई कि नहीं, गुजरात का। अब देखिए, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से निकलती, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से निकलती। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से निकलती है, तो कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती तो 8 राज्यों से। देखिए इधर क्रम से पढ़िए, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ठीक है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान और गुजरात। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, कर्क रेखा रांची राजधानी। ठीक है, रांची कर्क रेखा पर स्थित राजधानी है। भारत की स्थलीय सीमा 15,200। सबसे बड़ी स्थलीय सीमा किसके साथ है, चीन के साथ है। ठीक है, और सबसे मतलब विश्व की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा चीन से। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा किसकी, मतलब चीन के साथ है। ठीक है, और वैसे सबसे बड़ी जो है, ठीक है, सबसे बड़ी सीमा की बात करेंगे, जब स्थलीय सीमा तो चीन लगाएंगे। ठीक है, और वैसे बात करेंगे तो बड़ी सीमा से, क्योंकि जल के साथ भी मिलता है ना, तो बांग्लादेश के साथ 4,000। ठीक है, उसके बाद तत्पश्चात चीन, फिर पाकिस्तान और नेपाल के साथ होती है। सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान, परंतु वास्तव में ये क्या भूटान के साथ है। सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान की, परंतु वास्तव में ये क्या भूटान के साथ है। भारत में मुख्य रूप से तटरेखा क्या 6100 किलोमीटर है। कितनी 6100। ठीक है, द्वीपों को मिला के जो हमारे लैंड मतलब वो द्वीप वाला है तो 7,516 ठीक है किलोमीटर हो जाए। गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी और आंध्र प्रदेश का दूसरा स्थान। गोवा की तटरेखा सबसे छोटी। अब देखिए मतलब समुद्र तटों के नाम, गुजरात के तट को सौराष्ट्र, गोवा के कोकण और कर्नाटक के कनारा, केरल के मालाबार, तमिलनाडु के कोरोमंडल, आंध्र प्रदेश के उत्तरी सरकार, पश्चिम बंगाल सुंदरबन डेल्टा और पाकिस्तान का मकरंद तट। और भारत और पाकिस्तान के बीच भारत और बांग्लादेश की सीमा रेखा को रेड क्लिफ कहा जाता है। कभी पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान का पार्ट बांग्लादेश था। ठीक है, भारत ने 1971 में इसको अलग करा दिया था। भारत चीन की सीमा मैकमोहन रेखा कहलाती। भारत चीन की सीमा क्या मैकमोहन रेखा कहलाता, लेकिन चीन इसको नहीं मानता है। ठीक है, 1914 में। LOC और LAC लाइन ऑफ कंट्रोल क्या होता है, LOC का LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल होता है। बात समझ में आ गई। जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के साथ स्थायी सीमा को क्या कहा, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। भारत और चीन के बीच में अस्थायी सीमा को कहा गया LAC हो जाता है। हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना ना तो कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थित है, ना तो इनके पास समुद्र तट है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश निम्न राज्यों से सीमा बनाता है, केंद्र शासित प्रदेश, और एक देश से भी सीमा बनाता है। देखिए कैसे, सबसे पहले देख लेते हैं। उत्तराखंड उसी का पार्ट था। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, ठीक है, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ठीक है, और तथा नेपाल। इसके बाद जल विभाजक रेखाएं कौन से, 8 डिग्री के मालदीव लक्षद्वीप को, 9 डिग्री करावती मिनिकॉय को, 10 डिग्री अंडमान निकोबार, ठीक है, दक्कन पास, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के, कोको स्टेट उत्तरी सरकार और कोको द्वीप के लिए। ठीक है, उसके बाद ग्रेट चैनल, ग्रेट निकोबार से सुमात्रा के बीच, इंडोनेशिया का द्वीप है सुमात्रा। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, और पूर्व में बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम में क्या अरब सागर है। भारत श्रीलंका के बीच में समुद्र में पाक खाड़ी या मन्नार की खाड़ी को के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, भारत में लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं, 35 है। लक्षद्वीप में क्या, ठीक है, मूंगे की चट्टानों से निर्मित है। ठीक है, पंबन द्वीप कहाँ पे, रामेश्वरम में स्थित है। पंबन द्वीप कहाँ पे, रामेश्वरम में स्थित है। पंबन द्वीप रामेश्वरम में स्थित है। बंगाल की खाड़ी में सुंदरबन का डेल्टा, न्यू, ठीक है, मुरे द्वीप, मतलब भारत और बांग्लादेश की सीमा का विवाद था। यह एक रेत निर्मित था, ग्लोबल वार्मिंग के कारण विलुप्त हो गया। भारत
भारत में इसकी भिन्नता एवं विशेषता के कारण इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। ठीक, भारत में उसकी भिन्नता, विशेषता और विशालता के कारण क्या उसे मतलब उपमहाद्वीप कहा जाता है। अगला देखो, फलौदी राजस्थान का सर्वाधिक तापमान हुआ, चुरू का इलाका है 51 डिग्री। ठीक है, कारगिल सेक्टर पे, ठीक है, और दास कारगिल का सबसे ठंडा -50 डिग्री भारत का। मासिनराम मेघालय में सर्वाधिक 1100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। लेह लद्दाख में न्यूनतम वर्षा होती है। लेह लद्दाख में न्यूनतम वर्षा 6 सेंटीमीटर, वर्षा को सेंटीमीटर में नापते हैं। उत्तर में हिमालय, ठीक है, उत्तर में हिमालय, दक्षिण में 3 ओर से भारत समुद्र से घिरा हुआ है। इसकी जलवायु इसकी विशेषता प्रदान करती है। भारत में अब देख लेते हैं, भारत में 11% भाग पर्वत है। भारत में कितना 11% भाग पर्वत है, 18% भाग पहाड़ी है और 28% पहाड़ी है और 28% पठारी और 43% मैदानी इलाका कहलाता है। इसके बाद भारत में सबसे बड़े 4 राज्य के हिसाब से सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में आगे कौन सा है, तो राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और फिर उत्तर प्रदेश। सबसे छोटे गोवा, सिक्किम, फिर त्रिपुरा और नागालैंड, आपको याद हो जाएगा आसानी से। अंडमान निकोबार, ठीक है, अंडमान निकोबार सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है क्षेत्रफल में। लक्षद्वीप सबसे छोटा हो जाएगा। अब देखिए भारत के प्राकृतिक, उत्तर में उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का मैदान, थार का मरुस्थल, देखिए 5 उत्तर का मैदान हो जाता है और ये जो उत्तर प्रदेश का इलाका उधर जम्मू कश्मीर की तरफ पर्वत, थार राजस्थान में, प्रायद्वीप का पठार और समुद्र तल। अब देखिए अगला क्वेश्चन, भारत का पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है, उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र या भारत का पर्वतीय, हिमालय का उदय 70 लाख वर्ष गोंडवाना लैंड और यूरेशियन प्लेटों के टकराने के फलस्वरूप हुआ था। ठीक है, प्रारंभ में यहाँ टेथीज नाम का सागर या समुद्र था। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखिए इसके साक्ष्य राजस्थान की झीलों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, राजस्थान की खारी पानी की झील की यहाँ कभी न कभी टेथीज नाम का सागर था। तो सांभर, पुष्कर, अन्ना सागर, लूना सागर, डिंडवाना, ये क्या है, प्रमुख थे। ठीक है, उसके बाद पश्चिम में हिंदू कुश, पश्चिम में हिंदू कुश तथा उत्तर म्यांमार सीमा का अरकान योमा हिमालय के दक्षिण का विस्तार है। ठीक है, और देखो अंडमान निकोबार हिमालय में जल में ही डूबा हुआ भाग है। ठीक है, अब देखिए उत्तर का मैदान, ये विश्व का सबसे उपजाऊ और विशाल मैदान में से एक है। गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र के सिल्ट से निर्माण हुआ है। ठीक है, इस मैदान को 4 भागों में विभक्त किया गया है, भामर, तराई, ठीक है, भामर, तराई, बांगर और खादर। देखिए कैसे, अब इसको मित्र से, भामर आगे वाला होता है, उसके आगे का तराई का इलाका कहलाता है, फिर इसके बाद बांगर और फिर इसके बाद खादर। खादर सबसे अच्छी मिट्टी होती है, सबसे बेकार बांगर होती है, आप याद कर सकते हैं। ठीक है, खादर सबसे अच्छी होती, बांगर सबसे बेकार मिट्टी होती। अब देखिए भामर ये हिमालय का पर्वतीय, ठीक है, ये हिमालय का पर्वत, ठीक है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। यह नदियों द्वारा लाए गए कंकड़ पत्थरों से निर्मित है। इसकी चौड़ाई 1.5 से लेकर 1 किलोमीटर है और इसकी औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर तक है। ठीक है, गोरखपुर के पीलीभीत, ठीक है, गोरखपुर से पीलीभीत तक, और गोरखपुर का तराई का क्षेत्र का विस्तार कितना, 700 किलोमीटर है। तराई, ठीक है, नम भूमि होती है जहाँ पर सघन वृक्षारोपण होता है, मतलब ज़्यादा होता है। ठीक है, और देखिए बांगर, ये तराई से आबों का भूभाग है जो नदियों द्वारा लाई गई सिल्ट से निर्मित है। दोमट मिट्टी से बना यह क्षेत्र अत्यंत उपजाऊ है। पंजाब, यूपी बांगर का विस्तार है। ठीक है, पंजाब में बांगर को, ठीक है, छाया कहते हैं। इसके बाद खादर यह बांगर की तुलना में अपेक्षाकृत निचला मैदान इलाका जो नदियों द्वारा लाई गई सिल्ट से अभी निर्मित हो रहा है। बिहार और बंगाल खादर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसके बाद थार का मरुस्थल, ये राजस्थान के अरावली, ये राजस्थान में अरावली के पर्वत के हैं। ठीक है, और याद रखिएगा, और जो अत्यंत उपजाऊ हैं। ठीक है, मतलब उसके बाद के उड़ीसा के विस्तार पे नीलगिरी तक हो, चक्रवात के रूप में नीलगिरी के पूर्व पश्चिम घाटों का मिलन बिंदु 3 पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, पलानी, अन्ना स्वामी और कॉर्डम। उसके बाद पूर्वी घाट की अपेक्षा पश्चिमी घाट क्या काटाफिटा है। पूर्वी घाट की अपेक्षा पश्चिम घाट अनेकों नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अगला देख लीजिए, अब देखिए उत्तर पूर्व 7 सिस्टर। ठीक है, उत्तर पूर्व भारत, आज हम देखेंगे उत्तर पूर्व। यह सिक्किम
तथा 7 अन्य राज्यों का समूह है जिसे 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। यह क्षेत्र हिमालय के घने जंगलों से आच्छादित है। यहाँ 200 प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती हैं। अनेकों छोटी छोटी नदियाँ, ठीक है, रिवुलेट या 50,000 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन की संभावना है। उत्तर पूर्व में पर्यटन और फ्लोरिकल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH-31, ठीक है, शेष भारत को इससे जोड़ता है। यह सिलीगुड़ी गलियारे के नाम से जाना जाता है, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है, ठीक है, चिकन नेक। ये 43 किलोमीटर। भारत के पर्वत, ठीक है, अब देखिए पर्वत भारत के निम्न प्रकार। वलित पर्वत क्या हो जाते हैं? वह पर्वत जो दो प्लेटों के परस्पर टकराने से फलस्वरूप निर्मित हुए, उन्हें वलित पर्वत के नाम से जाना जाता है। सबसे ऊंचा हिमालय, रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्प्स पर्वत। हिमालय, एंडीज, ठीक है, रॉकी और एंडीज, ये सब क्या है, ये इस प्रकार के हैं। ये भारत का केवल हिमालय है, ठीक है। रॉकी कहाँ है? अमेरिका का, ठीक है। एंडीज दक्षिण अमेरिका का। एटलस ये भी यहाँ का। आल्प्स पर्वत, ठीक है, ये उसके बाद। और अवरोधी ब्लॉक माउंटेन, ये पर्वतों का निर्माण धरती के मतलब किसी भाग के नीचे धंस जाने या ऊपर उठ जाने से। जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट, पाकिस्तान का सॉल्ट रेंज, इसी प्रकार के पर्वत हैं, ठीक है। और देखिए उसके बाद सतपुड़ा भी है, अन्नामलाई, ठीक है। अब देखिए सतपुड़ा मतलब 7 फोल्ड माउंटेन के नाम से जाना जाता है। अन्नामुदी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची। नीलगिरी, डोडा बेटा, मिजोरम ब्लू माउंटेन के लिए। पूर्वी घाट, विशाखापट्टनम, छोटा नागपुर का पठार पारसनाथ की। उत्तरी से आदि काल्सबाई, दक्षिण से आदि कुद्रेमुख स्टील प्लांट नहीं है। उसके बाद भारत के उत्तर में काराकोरम के पर्वत और दक्षिण में इलायची पर्वत है। तो भारत के सबसे उत्तर में कौन सा? काराकोरम पर्वत है। सबसे तमिलनाडु में क्या है? इलायची पर्वत के नाम से जाना जाता है, कार्डिमम। अब अगला देखिए हिमालय। हिमालय का 3 रेंज है, ये तो मैंने रेंज पढ़ा दिया, ठीक है। हिमालय के काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ठीक है, 3 पर्वत श्रेणियाँ। 1906 में शॉन हेडन ने इसकी खोज की थी, इसे पामीर की घाट कहा जाता है, ठीक है। हिमालय के विस्तार नागा पर्वत से नामचा पर्वत है। नागा पर्वत पीओके वाला और नामचा पर्वत अरुणाचल प्रदेश में 2400 किलोमीटर है। यह लगभग 70 लाख वर्ष पूर्व विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। विश्व की सर्वोच्च 100 चोटियां में से 70 हिमालय से संबंधित हैं, ठीक है। उसके बाद हिमालय वास्तव में 3 समांतर श्रेणी है, तो महान हिमालय, लघु हिमालय, बाह्य हिमालय, ठीक है। अब देखिए महान हिमालय, इसे आंतरिक हिमालय या विस्तार हिमालय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसकी औसत ऊंचाई 6100 है। 4500 मीटर ऊंची हिमरेखा प्रारंभ होता है। इसकी चौड़ाई 25 किलोमीटर है, ठीक है, महान हिमालय की। उसके बाद अब देखिए महान हिमालय की चोटियाँ कुछ समझ लीजिए। महान हिमालय की जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी? मासेब्रह्म, गासेब्रह्म, नागा पर्वत, ठीक है। उत्तराखंड में कामेत, ठीक है, और नंदा देवी। पूछा जाता है नंदा देवी कहाँ उतरा, तो अब देखिए नेपाल में एवरेस्ट, लोत्से, ठीक है, लोत्से, मकालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, गोसाईनाथ, गौरी शंकर, ये क्या है? ये सब वहाँ के हैं। उसके बाद सिक्किम में कंचनजंगा, जिसे हिमालय की गोंद, हिमालय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा। अब देखिए मध्य हिमालय, लघु हिमालय, इसे मध्य हिमालय या हिमाचल भी कहा जाता है। इसके पूर्व स्थानीय जम्मू कश्मीर पीन पंजाल, हिमाचल प्रदेश में धौलागढ़, उत्तराखंड में नागाडीबा और नेपाल में महाभारत, अरुणाचल प्रदेश में पटकोई, जम्मू कश्मीर महान हिमालय और, ठीक है, जम्मू कश्मीर महान हिमालय और महाभारत के मध्य में स्थित है, ठीक है। बात समझ में आई। अगला देखिए लघु हिमालय की निचली ढालों पर घास के मैदान, ठीक है। अब देखिए लघु मैदानों के नीचे उन्हें जम्मू कश्मीर मर्ग कहा जाता है, गुलमर्ग के रूप से जाना जाता है, ठीक है। और खिलन मर्चा, उसके बाद सोनमरवा भी कहा जाता है। उत्तराखंड में से बुग्याल कहा या पयार, ठीक है, भी कहा जाता है। शिमला, मसूरी, नैनीताल, काठमांडू, दार्जिलिंग मध्य हिमालय में ही स्थित है। मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई, ठीक है, 3050 किलोमीटर से औसत चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर। अब आ गया बाह्य हिमालय, इसे शिवालिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसका विस्तार भारत की ओर है, ठीक है। इसकी औसत ऊंचाई 12-20 मीटर है, ठीक है, और औसत चौड़ाई 20 से 25 किलोमीटर। इसका विस्तार, ठीक है, पोटोहार, ठीक है, पीओके में है, पाकिस्तान, और कोसी नदी बिहार तक है। बाह्य हिमालय को
बाह्य हिमालय के पश्चिम भाग को दून और पूर्वी भाग को दुआर कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हिमालय का विस्तार। अब देखिए हिमालय पूर्वोत्तर भारत में नागा हिल नागालैंड में होते, लुसाई हिल मिजोरम में है, आरकान योमा भारत और म्यांमार के बीच की दक्षिणी सीमा का विस्तार है। मेघालय गारो खासी जयंतिया में हिमालय का ही विस्तार का भाग है, मेघालय में गारो खासी जयंतिया। ठीक है, अब अगला देख लीजिए हिमालय के दर्रे। अब इम्पोर्टेंट दर्रा क्या होता है देख लीजिए। दर्रा दो पर्वतों के मध्य में वह स्थान जो प्रवेश मार्ग उपलब्ध कराता है और कुछ फीट तक से लेकर 1 किलोमीटर तक चौड़ा होता है। ठीक है, और सर्वाधिक प्रसिद्ध दर्रे हिमालय के हैं। ठीक है, जिसमें से क्या हो जाएगा, खैबर दर्रा काबुल से पेशावर तक जोड़ता है, काबुल से पेशावर से। बोलन दर्रा सिंध से बलूचिस्तान तक जाता है। कराकोरम का सबसे उत्तरी दर्रा है। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद दर्रा से संबंधित कराकोरम जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और ये क्या उत्तरी चीन को, ठीक है, मतलब उत्तरी कश्मीर को चीन से जोड़ता है। बारालाचा हिमाचल प्रदेश में जास्कर रेंज में है, मंडी से लेह को जोड़ता है। जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में श्रीनगर को मुजफ्फराबाद से जोड़ता है। अगला देख लीजिए बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है, जम्मू कश्मीर और पीर पंजाल के जम्मू कश्मीर में। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश नदियों के गढ़ से जोड़ता है। सिपकिला दर्रा शिमला प्लस तिब्बत को जोड़ता है। माना दर्रा, ठीक है, उत्तराखंड में कैलाश मानसरोवर के लिए मार्ग उपलब्ध कराता है। माना दर्रा नीति दर्रा दोनों है, का काम क्या है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा प्रोवाइड कराना। अगला देख लीजिए तुज दर्रा मणिपुर में। ठीक है, तुज दर्रा मणिपुर म्यांमार के बीच में है। पांगसांड दर्रा अरुणाचल प्रदेश में डिब्रूगढ़ से और म्यांमार के बीच में है। ठीक है, इसके बाद अन्य दर्रे कुछ देख लेते हैं। देखिए अब नदियाँ देखेंगे। ठीक है, हम थोड़ा सा शॉर्टकट पढ़ाते चले जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए भारत में लगभग 4000 नदियाँ हैं, जिसमें 14 बड़ी और 44 मझौली हैं। कोई भी नदी जितने क्षेत्र को लेकर समुद्र में जाती है उसे बेसिन या द्रोणी कहा जाता है। ठीक है, और याद रखना बेसिन, यदि नदी की बेसिन 20,000 किलोमीटर से बड़ी है तो ऐसी नदी को क्या बड़ी नदी कहा जाएगा। 2000 नहीं 20,000 किलोमीटर स्क्वायर का है। ठीक है, जिन नदियों में बेसिन 2000 किलोमीटर से नीचे होती तो ऐसी नदियों को छोटी कहा। यदि किसी नदी को मिलने में सभी छोटी नदियाँ उसकी सहायक नदी कहलाती हैं। यदि कोई नदी 2 शाखाओं में विभक्त हो जाती तो उसे वितरिका कहते हैं। यदि जिस क्षेत्र पे समाप्त होती तो उसे मुहाना कहते हैं। मैदानी क्षेत्रों में प्रवाहित होने वाली नदियों के विशिष्ट गाद लेकर चलती हैं। ठीक है, समुद्र तट पर यह सिल्ट और डेल्टा का निर्माण। गंगा ब्रह्मपुत्र से निर्मित सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, 10,000 वर्ग किलोमीटर का। यदि नदियां पथरीले इलाके से चलती हैं तो वो डेल्टा की जगह एस्चुरी का निर्माण करते हैं। ठीक है, डेल्टा के स्थान पर एस्चुरी का निर्माण, नर्मदा तापी एस्चुरी का निर्माण के लिए। और यदि नदी पथरीले इलाके से प्रवाहित होता है तो डेल्टा के स्थान पर एस्चुरी का निर्माण करती है। यदि नदी 2 पर्वतों के मध्य से निकलती है तो रिफ्ट या वैली का निर्माण करती है। ठीक है, यदि नदियाँ प्रतिदिन गहरा करके उसे क्या करते हैं, गर्च बोलते हैं। ठीक है, चंबल नदी अपने, ठीक है, मार्ग में महाखंडहर का निर्माण के लिए करती है। अत्यधिक भूमि कटान के लिए जाती। कोसी नदी पथ विचलन के लिए जानी जाती। कोसी नदी पथ विचलन के लिए जानी जाती। कोई पहाड़ नदी से प्रभावित होता है तो उसे जल विभाजक कहते हैं। अरावली पश्चिमी घाट के प्रसिद्ध जल विभाजक। 77% जल बंगाल की खाड़ी में और 23% अरब सागर में गिरता है। ठीक है, प्रवाह की दृष्टि में भारत में नदियों को 2 भागों में विभक्त किया गया है, पूर्वोत्तर और अपवर्ती नदी, एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट रिवर्स। अपवाह के हिसाब से पूर्वोत्तर, ये नदियाँ अपने मार्ग में बाधाओं को काटकर आगे बढ़ती हैं तथा इस प्रकार की नदियाँ पूर्वोत्तर होती हैं। यदि नदियाँ ढाल की ओर बहती हैं तो उसे प्रायद्वीपीय नदियाँ कहा जाता है, जैसे दक्षिण भारत की नदियाँ। ठीक है, नदियों को 2 श्रेणी, हिमालयन नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो हिमालय उत्तर भारत की नदियाँ और प्रायद्वीपीय। हिमालयन नदियों का 1/4 जल ग्लेशियर से आता है। 1/4 जल ग्लेशियर से विंध्य और विंध्याचल से निकलने वाली कुछ नदियां इन्हीं में मिल जाती हैं। ठीक है, हिमालयी नदियों का अपेक्षाकृत युवा हैं। ठीक है, अभी तक इनका मार्ग निश्चित नहीं हुआ, अतः इनमें बाढ़ आती रहती है। ये नदियां नरम धरातल से बहती हैं और मुहाने में डेल्टा का निर्माण करती हैं और वर्ष भर जल इनमें उपलब्ध रहता है। इसके बाद प्रायद्वीपीय नदियाँ के बारे में। नदियों का उद्गम पश्चिमी घाट में वर्षा के जल आपूर्ति से होता है। ग्रीष्म ऋतु पे जल का अभाव होता है। कावेरी एकमात्र अपवाद है क्योंकि ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों में मानसून
में जल प्रवाह प्राप्त होता है। ठीक है, प्रायद्वीपीय नदियाँ अपेक्षाकृत प्रौढ़ हैं और यह अपना मार्ग निर्धारित कर चुकी हैं। अपेक्षाकृत सख्त भूमि से बहने के कारण ये छोटे डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। कृष्णा गोदावरी का डेल्टा मिलकर एक हो गया है। नर्मदा और तापी के बाद अधिकांशतः नदियाँ कहाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कर्नाटक में शरावती नदी, केरल में पेरियार इसका अपवाद है, ये लोग नहीं है शुरू करें। भारत में बहने वाली नदियों में सबसे बड़ी नदी गंगा है। इसकी लंबाई कितनी 25 है। ब्रह्मपुत्र सबसे लंबी नदी है 2900 किलोमीटर, परंतु ये भारत में प्रवाह 700 ही बहता है, सबसे चौड़ी नदी है। तिस्ता भारत में सबसे तेज बहने वाली नदी। ब्रह्मपुत्र के पास सर्वाधिक सहायक नदियां हैं। गंगा की बेसिन सबसे बड़ी है, 9 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, असम में सर्वाधिक नदियां, हरियाणा में एकमात्र नदी घग्गर। टीएमसी 1000 मिलियन क्यूब्स, ये नदी के प्रवाह को कुल मात्रा को व्यक्त करता है। उसके बाद क्यूबिक फीट पर सेकंड के हिसाब से नदी के, यदि किसी नदी में सहायक नदी के साथ मिलकर नदी तंत्र कहा जाता है। अब देखिए नदियों का उद्गम के बारे में।